हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री प्लानट। माई सेल्फ डॉक्टर सत्यम मिश्रा। हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस टॉपिक पे हमने 2 लेक्चर अभी तक कवर किया है, जिसमें हमने देखा है अटैकिंग रिएजेंट, बॉन्ड क्लीवेज और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। 3 टॉपिक हमने कवर कर लिया है। 4th टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या फिर इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या शॉर्ट में EDE भी बोलते हैं, इनके ऊपर आ रहे हैं। यह इफ़ेक्ट होता क्या है पहले आप समझ लें। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन के कारण जो इफेक्ट होता है उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। यह 2 टाइप का होता है, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट फर्दर 3 टाइप के होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन को अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर-नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं। वैसे ही टेम्पररी इफेक्ट 2 होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेट्री इफेक्ट। इसमें से आपको केवल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर आएंगे, लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा कुछ एक और आपको 2 टेबल और दिखाऊंगा जिसको आप समझें। यह पूरे इफ़ेक्ट का हम देखेंगे, एक प्रीव्यू देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है, किस में क्या होता है, एक्चुअली किस में क्या इन्वॉल्व होने वाला है। इसके लिए मैं आपको 2 टेबल पे ले चलता हूँ, आप उसको ध्यान से देखें। आपके सामने जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का टेबल, मैंने क्या बोला था, इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट टाइप का था, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट। अब देखो हमने क्या बोला, इंडक्टिव, मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस मेजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन को मिला के बनता है रेजोनेंस। क्या बनता है? रेजोनेंस इफेक्ट। अब इस इफेक्ट को समझने से पहले हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है? इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट। तो हमें जानना होगा इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन भाई 2 टाइप के होते हैं, सामने दिख रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कंपेयर टू पाई बॉन्ड। वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड बनता है जो वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन हुआ। अब एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है, सबको जानकारी है, फिर भी यहाँ लिखना और बताना ज़रूरी इसलिए है कि पूरा का पूरा कहानी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से क्लियर है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड जो कि वीकर बॉन्ड है, और वीकर बॉन्ड होने के कारण पाई बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे ये पूरे कंडीशन में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, क्या हो रहा है। तो आपके सामने जो टेबल दिख रहा है इसको ध्यान से देखें। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का एक तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट नहीं हुआ तो ट्रांसफ़र होगा। अब दोनों में अंतर क्या है समझें। शिफ्टिंग का मतलब है कि एक पार्टिकुलर बॉन्ड में इधर से उधर कर देना। ट्रांसफ़र का मतलब है पार्टिकुलर बॉन्ड से उठा के कहीं और पे भेज देना। सपोज करो आपका क्लास चल रहा है और क्लास में कुछ लोग क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका पोजीशन चेंज करा देते हैं, यहाँ से उठाए और वहाँ बैठा दिए। क्लास में बना हुआ है, दैट इज शिफ्टिंग, पोजीशन शिफ्ट हुआ है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही क्रांतिकारी हो गया तो मजबूरी में उसको बाहर निकालना पड़ेगा। धक्के दिए और बाहर कर दिए, भाई तू बाहर ही रह, दैट इज ट्रांसफ़र, मतलब सीधे क्लास से बाहर हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जब शिफ्टिंग होती है ना तो उससे इंडक्टिव इफेक्ट बनता है, उससे बनता है इंडक्टिव इफेक्ट। और इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा देना, क्योंकि शिफ्टिंग में एनर्जी ज़्यादा लगती है कंपेयर टू ट्रांसफ़र। इसलिए कि शिफ्टिंग इन्वॉल्व करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, और यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जब भी शिफ्टिंग होगा तो उसके अंदर क्या आएंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो इससे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस पाया जाता है। हो सकता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफ़र हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफ़र होता है। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया तो उसको हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट या हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट या बेकर-नेथन इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन जब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो उसको अपन मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं या फिर एम इफेक्ट बोलते हैं। इसी मेजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन को मिला के कंप्लीट रेजोनेंस बनता है। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सब देख लिया है।
अब आगे बढ़ते हैं अपन टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो पहला टॉपिक है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट है, इसके ऊपर आते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट देख लिया। तो इंडक्टिव का मतलब क्या हुआ? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताया जाएगा द डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर along the carbon chain due to difference in electron negativity of the group present along with carbon chain is known as inductive effect। सीधे सीधे इसको अगर बोले अपन तो जब कार्बन चेन अवेलेबल हो, कार्बन चेन अवेलेबल है और उसमें एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसा एटम लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा या कम है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और वैसे कंडीशन में उस कार्बन चेन से बॉन्डेड ग्रुप आइदर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। क्या बोल रहा हूँ? कार्बन से कोई ग्रुप लगा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है या कम है, वह उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे या रिपेल करे कार्बन के साइड। उससे जो इफेक्ट जनरेट होगा इसको अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। मतलब द डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन shared pair along the carbon chain due to difference in electronegativity of the group present along with carbon is known as inductive effect। आप देखो यहाँ पे यह एक ग्रुप है, यह एक ग्रुप है, जी दिख रहा है, जी एक ग्रुप है जो कि कार्बन से अटैच है, कार्बन से अटैच है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यह जी जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो जी जो है आपको देखो हाईलाइट कर दिया, जी जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो यह इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो क्या होगा? माइनस स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, फिर कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव, सो ऑन चलते रहेगा। दूसरा एग्जांपल नीचे है, ध्यान से देखो, यह जो ग्रुप है, नीचे वाला जो ग्रुप है, ठीक है, नीचे वाला जो ग्रुप है हमारा, देखो यहाँ से यह ग्रुप यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने के बदले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी जो है कार्बन से कम है। तो इस कंडीशन में जी स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा और कार्बन स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो दो चीज़ देखने को मिला। अगर हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को अपन साइड विड्रॉ करेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, देखिए आगे इसमें बढ़ते हैं थोड़ा अपन आगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड हो रहा था इसीलिए वीडियो पॉज किया था। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो विड्रॉ करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डोनेट करेगा। ठीक है, बताया जाता है कि यह इफ़ेक्ट धीरे धीरे कम होता है और बहुत ही वीक इफेक्ट होता है, इसलिए इसको फील्ड इफेक्ट या ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा उसको ध्यान से देखें। ठीक है, दिस इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड डिसमिसेस विथ इंक्रीजिंग चेन लेंथ। अच्छा, यह इफेक्ट जो है आपको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन में होता है, और जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ बढ़ेगा, कार्बन का डिस्टेंस बढ़ेगा, यह इफेक्ट धीरे धीरे कम होते जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज दस फर्स्ट पॉइंट, इट अ परमानेंट इफेक्ट। Second, the electron never leaves their original atomic orbital. Third, operate through a sigma bond. Fourth, polarization of electron is always in single direction, of course. Next is it is generally observed in saturated compound. Undoubtedly, यह सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, द इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसके क्या फीचर्स से हमने देखा है। अब आते हैं इसके ऊपर, वह ग्रुप जो विड्रॉ कर रहा था और वह ग्रुप जो इसको रिपेल कर रहा था। जो विड्रॉ करता है उसको माइनस आई ग्रुप बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था उसको प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आते हैं एक और चीज़, इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग पावर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसका इफेक्ट कम हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब ERG और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप। फर्स्ट माइनस आई इफेक्ट, फर्स्ट वन इज माइनस आई इफेक्ट,
ध्यान से देखें, यह इंपॉर्टेंट है, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर। तो इस माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है समझो। वह ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है कार्बन चेन से, जिसके कारण कार्बन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का कार्बन का लॉस हुआ, इसीलिए इसको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो द ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज माइनस आई ग्रुप एंड इट्स इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। द ग्रुप विच विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज माइनस आई ग्रुप एंड इट्स इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई पावर ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड कैटायंस। कुछ ग्रुप्स हैं जो कि कार्बन से लगने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड विड्रॉ करते हैं, उनको अपन माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। उनका ऑर्डर है सामने। पहला NF3+, NR, फिर आपको आता है NH3+, NO2, SO3H, CN, CHO, CO, COH, COR, CONH2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोहल OH, OR, NH2, C6H5, विनाइल एंड हाइड्रोजन। यह सब वैसे ग्रुप हैं जो कि माइनस आई पावर शो करते हैं। इस ग्रुप को याद रखना बहुत 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 ही ज़रूरी है, क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है जहाँ से आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नीट हो या फिर जेई हो, 3 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगे भाई, इस इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से। यह इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यह ग्रुप अगर आपका ऑर्डर याद है तो इसका एप्लीकेशन वो एसिडिक नेचर हो, बेसिक नेचर हो या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स हो, इन सब में हेल्प होगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। इसीलिए यह ऑर्डर आपको याद होना ही चाहिए। फिर आता है देखो प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, द ग्रुप विच डोनेट और गिव्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्लस आई ग्रुप एंड इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था कार्बन चेन को, इलेक्ट्रॉन दे रहा था, उसको अपन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, और ग्रुप को बोलते हैं अपना प्लस आई ग्रुप। ओके, अब बात करें इसके प्लस आई पावर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप एनाडाइन के। पहला CH2-, NH-, O-, COO-, टर्सरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल, CH3 एंड हाइड्रोजन। टर्सरी अल्काइल का मतलब है कि एक अल्काइल ग्रुप R से या कार्बन से 3 R लगे होंगे, टर्सरी बोला जाता है। सेकेंडरी में 2 कार्बन लगते हैं यहाँ से, प्राइमरी में 1 ही लगेगा, ठीक है। मतलब प्लस आई पावर ऑफ सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप है तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे उसका अल्काइल ग्रुप का पावर बढ़ेगा। प्लस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे कि CH3 CH2, फिर CH3 CH2 CH2, फिर CH3 CH2 CH2 CH2, ऐसे ग्रुप दिए हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन नीचे वाले में है, जिसको मैं फिंगर रख रहा हूँ सबसे नीचे वाले में है, इसीलिए प्लस आई पावर जो होगा सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा, ठीक है। एक टाइप अगर अल्काइल ग्रुप दिए हुए हैं, एक जैसे हैं, कार्बन ही कार्बन है, सेम टाइप्स के हैं, तो जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन होगा उसके पास मोर प्लस आई होगा। तो हमने देखा प्लस आई ग्रुप के ऑर्डर, माइनस आई ग्रुप के ऑर्डर और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के ऊपर। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आपको इस हिसाब से देखना है कि पढ़ने के बाद यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हों, ठीक है। सब के सब क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। मेडिकल वाले बेटा 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिनिमम, जेई वाले आपको भी 3 मिलेंगे, 2 तो फिक्स ही फिक्स है। इस डायरेक्टली लिखा है जेई मेन के सिलेबस में, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब से कार्बोनिल कंपाउंड को जेई ने विड्रॉ किया है, क्लियर मेंशन कर दिया है। इसलिए एसिडिक नेचर भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक भी इम्पोर्टेंट है और स्टेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है। 3 क्वेश्चन मिनिमम है, और तीनों क्वेश्चन अगर आता है नॉर्मल NCERT रेंज से, या जैसे चल रहा है ट्रेंड वैसा आता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ही उसको क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन ध्यान से आप देखें, ध्यान से सुने।
पहला स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो 3 टाइप के अपन देखे थे, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन, इन तीनों की स्टेबिलिटी की बात करता है। पहले आते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। तो अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो प्लस आई ग्रुप या प्लस आई पावर ज़्यादा होना चाहिए, या माइनस आई दिया है तो माइनस आई कम होना चाहिए, या फिर ऐसे बोलूँ कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन डिक्रीजिंग इन द फॉलोइंग ऑर्डर। यह कार्बोनियम आयन, इसको अपन कार्बोकेटायन भी बोलते हैं, यह इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर इससे 3 कार्बन लगे हैं, 3 CH3 लगे हैं। ठीक है, इसको 3 डिग्री बोलते हैं। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3। क्योंकि 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप है, और 1 डिग्री में 1 अल्काइल ग्रुप है, और CH3 में कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। और अल्काइल ग्रुप जो है, यहाँ दिख रहा था ना अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कार्बन वाला, यह प्लस आई पावर होता है, यह प्लस आई ग्रुप होता है। तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। दूसरा एग्जाम्पल है, आप देखो यहाँ पे CH3 CH2 प्लस है, कार्बोकेटायन है, यहाँ पे CH2 प्लस CH2 Br है, Br माइनस आई ग्रुप है, Br क्या है, माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई लगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम कर देगा। तो इसीलिए 2 कार्बन लगा, तो यहाँ पे भी है 2 कार्बन का कैटायन है, साथ में भी ब्रोमीन है, यहाँ 2 कार्बन का कैटायन है, कुछ नहीं लगा है। यहाँ देखो CH2 प्लस CH2 और Cl है। अब ब्रोमीन से ज़्यादा माइनस आई पावर क्लोरीन की होती है, और इससे भी ज़्यादा है आपको फ्लोरीन की। तो CH2 प्लस CH2 फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के पास माइनस आई पावर ज़्यादा है, फिर क्लोरीन का माइनस आई, फिर ब्रोमीन की माइनस आई। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास माइनस आई ग्रुप दिए हुए हैं, तो जिसमें सबसे कम माइनस आई पावर होगा वह सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक ऐसा भी है, ठीक है, इथाइल आयन, जहाँ पे कोई भी मतलब आपको माइनस आई ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इसका हुआ, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन का। ओके, तो 2 एग्जाम्पल्स थे। तीसरा एग्जाम्पल सामने देखो। अभी इस बार जो है कैटायनिक कार्बन है, इसके बगल में फ्लोरीन लगा है। यहाँ कैटायनिक कार्बन है, इसके 1 कार्बन छोड़ के दूसरे में फ्लोरीन लगा है। यहाँ तीसरा एग्जाम्पल कैटायनिक कार्बन ए है, और इसके 2 कार्बन छोड़ के तीसरे नंबर फ्लोरीन लगा है। इन सब में फ्लोरीन का जो माइनस आई पावर है वह तो बराबर होगा, लेकिन इफेक्ट ज़्यादा कहाँ होगा, मैक्सिमम इफेक्ट इस पे होगा फ्लोरीन का, क्योंकि यह नज़दीक है कैटायन से, और मिनिमम इफेक्ट इसमें होगा क्योंकि यहाँ फ्लोरीन दूर है इस कैटायन से। तो मिनिमम इफेक्ट होगा फ्लोरीन का, मिनिमम माइनस आई, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम माइनस आई, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब है कि जितना डिस्टेंस कम होगा उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, वो प्लस आई हो या फिर माइनस आई हो। हम जिस एग्जांपल में देख रहे हैं फ्लोरीन का डिस्टेंस क्या है, इसमें कम है, इसीलिए फ्लोरीन अपना जो नेचर है, माइनस आई पावर है, वो मैक्सिमम शो कर रहा है कंपेयर टू दिस एग्जांपल। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा देखोगे यहाँ पे, अगर कोई अगर स्टेबल है, ठीक है, ये ज़्यादा शो कर रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए, जहाँ पे फ्लोरीन दूर पे अटैच है, फिर ये इससे थोड़ा सा रिलेटिवली नज़दीक है, और सबसे कम स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई ग्रुप फ्लोरीन नज़दीक में लगा हुआ है। 3 एग्जाम्पल देखे, एक और देख लो। ये भी कैटायन है, बगल में CH से फ्लोरीन लगा है, फिर CH2 CH3 है। ये भी कैटायन है, बगल में CH2 है, फिर CH है, NO2 लगा है, फिर CH3 है। देखोगे तो इसमें, ठीक है, डिस्टेंस की बात करें अपन तो फ्लोरीन नज़दीक है और NO2 दूर है, NO2 थोड़ा सा 1 कार्बन बाद है। यह इंडक्टिव इफेक्ट है, पूरा कहानी डिस्टेंस पे चलता है, इसीलिए यहाँ पे जो नज़दीक होगा, ठीक है, उसका इफेक्ट अलग दिखेगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा। अब पावर की मैं बात करूँ तो NO2 तो ज़्यादा डोमिनेटिंग है,
NO2 जो है माइनस आई स्ट्रॉन्गर माइनस आई है, बट NO2 दूर है, NO2 दूर है, ठीक है। तो डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर पावर, डिस्टेंस डोमिनेट कर जाएगा पावर के ऊपर। तो स्टेबिलिटी की बात करें कार्बोकैटायन का तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन वाला होगा, फिर आपको आएगा यहाँ पे हमारा NO2 के ऊपर। तो यह कुछ क्वेश्चंस थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से। अब आते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो अगर एक लाइन में बोलना हो तो जो कहानी कार्बोकैटायन के लिए है वही कहानी हमारा फ्री रेडिकल के लिए भी है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। मतलब जो बात कैटायन के लिए है वहीं फ्री रेडिकल के लिए कोई चेंज नहीं है। अब एक एग्जांपल यहाँ सामने दिया है, या 3 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल, 1 डिग्री रेडिकल और CH3 रेडिकल। इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री रेडिकल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3 रेडिकल। और इस एग्जांपल को अपन ऑलरेडी पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट टॉपिक में पढ़े भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके पास स्टेबिलिटी थोड़ी सी देख रहे हैं। अब बात करें अगर अपन दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक CH3 CH2 रेडिकल है, फिर CH2 रेडिकल CH2 Br है, और यहाँ CH2 रेडिकल CH2 Cl है, CH2 रेडिकल CH2 फ्लोरीन है। इन सब में बात अपन करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल विदाउट एनी माइनस आई ग्रुप दैट इज CH3 CH2 रेडिकल होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का मैक्सिमम माइनस आई पावर होता है और ब्रोमीन का मिनिमम माइनस आई पावर होता है। इसीलिए माइनस आई पावर बढ़ने के कारण कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कम होती है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन के ऊपर। अब हमने दो चीज़ देखा अभी, कार्बोकैटायन है, कार्बन फ्री रेडिकल। अब आते हैं कार्बन के ऊपर। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है वह कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के उल्टा चलता है। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। मतलब हमारे पास जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे, माइनस आई पावर होगा, उतना ज़्यादा कार्बन स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा प्लस आई पावर होगा, प्लस आई ग्रुप होंगे, कार्बन उतना लेस स्टेबल होगा। तो अभी देखो सामने बना है एग्जाम्पल है एनायंस का, जहाँ पे 3 डिग्री एनायन, 2 डिग्री एनायन, 1 डिग्री एनायन और CH3 माइनस है, मतलब मिथाइल एनायन। क्या है? 3 डिग्री एनायन, 2 डिग्री एनायन, 1 डिग्री एनायन और मिथाइल एनायन है। इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल CH3 माइनस मतलब मिथाइल एनायन होगा, इसलिए क्योंकि इसके पास कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है। 1 डिग्री में 1 प्लस आई ग्रुप है, 2 डिग्री में 2 प्लस आई ग्रुप है, 3 डिग्री में 3 प्लस आई ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप यहाँ बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन उतना कम हो रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई ग्रुप से, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास एनायंस में क्या लगा, NO2, फ्लोरीन, अल्कोहल और फिर NH2। इन सब में बात करूँ अगर तो कार्बन सब में 2-2 कार्बन, देखो 2 कार्बन यहाँ भी है, 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 सब में 2-2 कार्बन ही है। बट मज़ेदार बात यह है कि इसमें लगा हुआ सारा का सारा ग्रुप कैसा है, माइनस आई ग्रुप। यहाँ पे NO2 है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ अल्कोहल है और यहाँ NH2 है। इन सब में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा माइनस आई पावर किसी का है तो वह है NO2 का, इसीलिए NO2 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर फ्लोरीन, फिर अल्कोहल और फिर NH2, ठीक है। तो यह स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन हुआ। मैं आपको एक बार और ऑर्डर दिखा देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो यही ऑर्डर है, सामने दिख रहा है ना, NO2 पहले था, उसके बाद क्या था इसमें, फिर हैलाइड्स थे, फिर अल्कोहल्स था, फिर NH2 है। तो ऐसे यहाँ भी आपको ऑर्डर दिया है प्लस आई का। तो ये सब ऑर्डर ऑलरेडी मेंशन है, जिसको याद रखोगे तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा। तो हमने एप्लीकेशन में केवल देखा है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और लकली हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले पढ़ भी लिया है, तब थोड़ा सा और भी इसके ऊपर अच्छा से पकड़ हो गया। अब आते हैं अपन एसिडिक
स्ट्रेंथ के ऊपर। जो हमारा सेकेंड वन एप्लीकेशन का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन वाला। अब बात कर रहे हैं पहले अपन स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आयोनाइजेशन इन वाटर। इसको मेजर करने का तरीका है, सपोज करो हमारे पास HA एसिड है जो कि H+ और A- दे रहा है। H+ देने वाले एसिड होते हैं और A- इसका कंजुगेट बेस हुआ, A- का बेस का कंजुगेट बेस हुआ। अगर बात करें Ka का तो क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। यहाँ पे Ka क्या है, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। Ka मतलब एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो यार जितना ज़्यादा H+ देगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk वैल्यू। हम जानते हैं कि Pk इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग K होता है, Pk इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग K होता है। अगर हमारे पास K मालूम है तो अनडाउटेडली Pk निकाल लेंगे, और Pk दिया हुआ है तो K से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यह कुछ तरीका है एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने का। बट अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अपने को क्वेश्चन मिलेंगे जिसको कंपेयर करना होगा, ऑर्डर निकालना होगा। तो हमें कुछ ऐसे तरीका चाहिए जिसमें देखें और फटाक से बोल दें किसका एसिडिकेशन ज़्यादा है और किसका कम है। बताया जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे अपने को यह पैटर्न लगाना ही लगाना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी से ही अपन डिफाइन कर पाएंगे। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे अपन H+ कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन क्या अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर डायरेक्टली अपन मतलब देखेंगे कौन सा ग्रुप है, प्लस आई है कि माइनस आई है, और फिर बोलेंगे कि एसिडिक ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, तो फाइनली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज द फंक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। हम लोग स्टेबिलिटी कार्बन आयन देखे हैं, कार्बन आयन देखे हैं, फ्री रेडिकल देखे हैं। बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, जहाँ पे हमने कंजुगेट बेस समझा, एसिड समझा, Ka समझा, Pka समझा। अब आते हैं इससे ऊपर और डिटेल में। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन माइनस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। इस एसिडिक स्ट्रेंथ को आप कनेक्ट कर सकते हो कार्बन आयन से। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिटी कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। कैसे अपन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के को देखते हुए एसिड को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहला एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमारे पास एसिड दिया हुआ है, एक कार्बन है COH और एक कार्बन 3 Cl ग्रुप लगा हुआ है। दूसरे में फिर दो कार्बन, एक एसिड का कार्बन है, एक कार्बन बगल में 2 Cl लगा है, और यहाँ पे एसिड है CH2 है और Cl लगा है। इन सब में देखोगे सबसे ज़्यादा Cl कहीं पे है जो कि माइनस आई ग्रुप है, इस एग्जाम्पल में है। फिर इसमें 2 Cl है और फिर इसमें 1 Cl है। सबसे अगर देखोगे यहाँ पे तो एसिडिक स्ट्रेंथ में जितना ज़्यादा माइनस आई पावर बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। मतलब माइनस आई पावर बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पे COH CH2 Cl इज लेस एसिडिक देन COH CH लेस एसिडिक देन COH CCl3, है ना, या मोर एसिडिक होगा। दूसरा यहाँ पे यह बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केयरफुली देखो। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड, इन सब में देखोगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसके पास प्लस आई ग्रुप कुछ नहीं है, सीधा हाइड्रोजन है जिसका 0 होता है इंडक्टिव। फिर एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। तो जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा मतलब प्लस आई पावर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा
तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। मतलब प्लस आई पावर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। इसीलिए फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक होगा कंपेयर टू एसिडिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। या कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रहा था। अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। ऐसे तो अल्कोहल कोई लिटमस टेस्ट शो नहीं करता है, बट अल्कोहल एसिडिक होता है और उसके लोअर अल्कोहल मोर एसिडिक होते हैं कंपेयर टू हायर अल्कोहल। लोअर बोले तो 1 डिग्री अल्कोहल मोर एसिडिक होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री मोर होगा 3 डिग्री से। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन दैट इज कंजुगेट बेस ऑफ अल्कोहल विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ अल्कोहल्स। हमारे पास ROH अल्कोहल है जो डिसोसिएट होके RO माइनस एंड H प्लस दे रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो भी हमें H प्लस देता है उसको अपन मानते हैं एसिड है और एसिड नेचर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन। ओके, अब यहाँ देखो कार्बन है जिससे कि Cl लगा है और COH लगा है। मतलब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको बगल में, यहाँ पे CH2OH है, CH2NO2 है। इन दोनों एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो तो पहले वाले एग्जाम्पल में जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या है एक ही है और इससे अल्कोहल लग गया, और उसी कार्बन से क्या लग गया क्लोरीन, क्लोरीन माइनस आई ग्रुप होता है। बट दूसरे वाले एग्जाम्पल में OH जिस कार्बन से लगा है वह एक और कार्बन से लगा है जो CH2 है और उसके नीचे NO2 है। माना कि NO2 स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप है, लेकिन ये बात भूलने वाली नहीं है कि OH जिस कार्बन से लगा है उसके बाद है फिर एक और कार्बन है। मतलब कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, और हम जानते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए पहले वाले एग्जाम्पल में जहाँ पे OH से लगा हुआ कार्बन और कार्बन से लगा हुआ क्लोरीन है, यह मोर एसिडिक होगा कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल एंड CH3OH मिथेनॉल। इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा मिथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे CH3 एक है, एक ही प्लस आई ग्रुप है। उसका होता है 1 डिग्री अल्कोहल क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का प्लस आई है। फिर होता है यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा है या 2 CH3 से लगा है। धीरे धीरे करके CH3 बढ़ रहा है और CH3 का बढ़ना मतलब प्लस आई पावर का बढ़ना, और प्लस आई पावर का बढ़ना मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का कम होना। और लास्ट में जो है OH जिस कार्बन से लगा है या 3 कार्बन से लगा है, 3 CH3 से लगे हैं, तो इसका प्लस आई पावर ज़्यादा होगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा। तो हमने अभी देखा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं, पूरा इफेक्ट देखे हैं। इसके एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन देखे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देखे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ देखे और एसिडिक स्ट्रेंथ में कार्बोक्सिलिक एसिड देखे और अल्कोहल देखे। प्लीज़ थोड़ा सा और वेट करो और आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ बेटा फिक्स क्वेश्चन है, श्योर 100%, 1,00,000% फिक्स क्वेश्चन है। आपके सामने दिख रहा है यह टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप लकी हो, किस्मत है कि आपके पास पूरे ऑर्गेनिक में केवल सिंगल चैप्टर बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, दैट इज एमीन। बेसिटी ऑफ एमीन पूछा जाता है। ठीक है, अब बेसिटी ऑफ एमीन अगर आपको मालूम है तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद सीधे लेके आता हूँ हैंड रिटन नोट्स पे और उसमें से कुछ बताता हूँ, जितना आपको याद रखना है दैट्स ओवर, उसी से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो बेसिटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग। The difference in base strength in various amine can be explained on the basis of plus I effect. The group producing plus I effect मतलब alkyl group tends to intensify electron density over nitrogen in the amine, hereby they are producing a base strengthening effect. Thus, strength of base directly proportional to plus I group present on NH2 or directly proportional to Kb value and inversely proportional to pKb value. Whereas group producing minus side effect, that is chlorine, nitro, tends to decrease electron density on nitrogen atom in amines, therefore producing a big waste wicking effect.
Thus, strength of base inversely proportional to minus I power present on NH2 and directly proportional to Kb. The order of basicity is given below. Alkyl group are relative basic strength. अगर हमारे पास, ऐसे नहीं बताऊंगा, आप कम मतलब भूल जाओगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप बात करते हैं एमीन के लिए ना, तो सबसे जो क्रिस्टल क्लियर चीज़ है, हमें जानकारी होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है उसमें उसका फिजिकल स्टेट क्या है। मतलब लिक्विड स्टेट में पूछ रहा है, सॉल्यूशन में पूछ रहा है, या फिर गैसेस स्टेट में पूछ रहा है, क्योंकि इनका इफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है बेसिक में। आपके सामने जो दिख रहा है बेसिक स्ट्रेंथ का, जो मैं बोल रहा था ना कि नोट्स बताऊंगा, इसमें ध्यान रखना है। बेस वो होते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करे, जो OH- को डोनेट करे या लोन पेयर को डोनेट करे। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb वैल्यू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb वैल्यू। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बड़ा काम का चीज़ है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या कुछ क्वेश्चन है, इनको हटाओ साइड में। देखो यहाँ पे, या कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन में। तो ट्रिपल बॉन्ड लीनियर होते हैं, sp होता है, डबल बॉन्ड sp2 होता है, और सिंगल बॉन्ड sp3 होता है। sp3 मतलब s करेक्टर कम होते हैं, मतलब मोर बेसिक होगा, फिर a वाला बेसिक होगा, सबसे लास्ट में a बेसिक होगा। ठीक है। अब बात करें कोई फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, अनाइडिन में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? तो फ्लोराइड आयन है, क्योंकि इसका साइज देखो, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, बेसिक नेचर कम हो जाएंगे। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है इसीलिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो CH3NH2 CH3 CH2 NH2 CH3 CH3 NH2 CH3 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 NH2। इसको अपन बोलते हैं, यह सिंपल है। ठीक है। प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है और टर्शियरी एमीन है। N जिस कार्बन से लगा है वह एक कार्बन से लगा है, दैट्स वाई प्राइमरी एमीन। NH2 जिस कार्बन से लगा है ना, वह एक कार्बन से लगा है, इसलिए प्राइमरी एमीन है। यह NH2 जिस कार्बन से लगा है, यह दो कार्बन से लगे, इसलिए सेकेंडरी एमीन है। यह NH2 जिस कार्बन से लगा है, या तीन कार्बन से लगे, इसलिए यह टर्शियरी एमीन है। तो प्लस आई पावर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा, बेसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ पे देख लो। CH3 CH2 NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, और CH ट्रिपल बॉन्ड CNH2 एंड HNH2। इन सब की अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कोई अगर होगा तो वह पहला होगा, क्योंकि यह सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड बॉन्ड है, sp3 है, लेस s करेक्टर है, मोर आपको बेसिक होगा। 1 के बाद सीधे बारी आती है 3 नंबर पे, फिर बारी आती है यहाँ पे 5 नंबर पे, फिर बात आती है 2 नंबर पे। 2 नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड sp2 होता है, मतलब लीनियर होता है। sp2 में s करेक्टर ज़्यादा होता है, sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 के कंपेयर में। तो सबसे ज़्यादा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 2 और फिर 4 दिया इधर आंसर। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत सारा है। अब आते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त काम का चीज़ जिसको हमें ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है। देखो लो, हमारे पास जो दिख रहा है NH3 मतलब अमोनिया, RNH2 प्राइमरी एमीन, RNHR सेकेंडरी एमीन, RNRR टर्शियरी एमीन। ठीक है। पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और बेसिटी बढ़ेगा। यह नॉर्मल अप्रोच है, गैसियस स्टेट में नॉर्मल अप्रोच है कि सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर NH3। यह नॉर्मल अप्रोच है, यह गैसियस स्टेट का अप्रोच है और सही भी है। अब ध्यान रखने वाली बात है, इन गैसियस फेज बेसिक स्ट्रेंथ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। ठीक है, जिसको अपन NH3 बोलते हैं। इन एक्वस फेज में अगर R इक्वल टू CH3, R इक्वल टू क्या है? मिथाइल है। तो ध्यान रहे 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री मतलब NH3। क्या बोलूँगा मैं? CH3 दिया है तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री। अगर R इक्वल टू C2H5 है तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर कर दूँ
CH3 और C2H5 में छोटा कौन है, तो कोई भी बोलेगा CH3। तो 213 213 है ना, 213 213 231 213 213 ये हो गया। अगर C2H5 बड़ा है तो 231 231 213 ए है और 231 ए है। तो CH3 का ऑर्डर क्या होता है, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक सुनो। CH3 दिया है अगर R तो 213 होगा 213, और अगर R इक्वल टू C2H5 है तो 231, तो 231 होगा। बोलोगे सर अगर C3H7 दिया है तो जैसा 1 वैसा 3, मतलब जैसा CH3 एक कार्बन का वैसा C3H7, इसका भी 213 होता है 213। बोलोगे सर अगर 4 दिया है तो C4H9, पहली बात मिथाइल इथाइल के अलावा कुछ मिलेगा नहीं आपको, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। अगर 4 दिया है ना, 4 कार्बन, तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चलता है, मतलब उल्टा हो जाएगा सीधे इधर से, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो काम की बात जिसको दिमाग में डाल के रखना है, ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिक्स क्वेश्चन है, यहीं से पूछता है बार बार, आपको ध्यान में रखना है कि इफ़ देयर इज नो एनी फेज इज मेंशन, फेज इज नॉट गिवन, देन कंसिडर इट इन एक्वस फेज। कुछ भी नहीं दिया है अगर, तो एक्वस स्टेट एक्वस फेज में मानना है। कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो क्या मानोगे, गैस है कि लिक्विड है, क्या मानना है आपको, लिक्विड मानना है, एक्वस फेज मान के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो अब बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे बार बार कार्बन मिथाइल हुआ या फिर इथाइल हुआ या प्रोपाइल हुआ तो अलग अलग ऑर्डर क्यों आ रहा था। ठीक है, तो यह ऑर्डर अलग अलग इसलिए आ रहा था कि इन लिक्विड फेज और एक्वस फेज द ऑर्डर इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, और देयर इज नो स्टेरिक फैक्टर इन वेपर फेज। तो यह आपको बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। दो चार क्वेश्चन इधर भी है, देख लो, एक सामने दिख रहा है, ए भी रिंग है, ए भी रिंग है और ए भी रिंग है। इनमें सबसे यह क्या है, प्लस आई ग्रुप है, क्योंकि यह एन के पास लोन पेयर है और सारे कार्बन कैसे हैं, यहाँ पे सारे कार्बन कैसे हैं, sp3 हैं, ये सब डोनेट करने वाले ग्रुप हैं। यहाँ पे दो, एक लोन पेयर नाइट्रोजन में है, नीचे भी है, तो नीचे वाला नीचे खींचेगा, ऊपर वाला ऊपर खींचेगा। नीचे वाला नाइट्रोजन अगर खींच लिया तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन लगा है, इधर ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नीचे विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा रिंग में, तो इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, और नाइट्रोजन के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो इसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा। समझे। तो ये सब कुछ बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी थे और इसके कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, तो हमने अभी आज के क्लास में क्या क्या देखा, एसिडिक, हमने आज देखा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आज हमने दो चीज़ देख लिया, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस, स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब हमने कंप्लीट पैकेज देखा है इंडक्टिव इफेक्ट का।